हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया से कुशल मंगल ठीक ठाक सब खैरियत से होगा। अगर ये बात है तो आइए कुछ हम आपको और आगे बढ़ा देते हैं केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स, आपको याद है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एंजाइम के बारे में बताया है। एंजाइम क्या है, एंजाइम उत्प्रेरित कुछ अभिक्रिया के बारे में बताया है। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो एंजाइम है उसके क्या अभिलक्षण है, क्या गुण है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी विशिष्टता क्या है। तो पहला टॉपिक बनाइए आप, मोस्ट हाईली इफिशिएंट, मतलब सर्वोत्तम दक्षता। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना होगा कि एंजाइम अत्यंत ही दक्ष होते हैं, ये आपको लिखना होगा। तो कितने दक्ष होते हैं, तो आइए इतनी चौक ले लें हम। तो देखिए, ध्यान दीजिए, आपको एक लाइन लिखने जा रहे हैं, इसी से पता चल जाएगा कि एंजाइम कितने दक्ष हैं, आपको आश्चर्य होगा। देखो यहाँ एक एंजाइम है, एंजाइम का कण है, ये एंजाइम है, एक एंजाइम का कण, एक है मात्र, और सामने से ये है प्रतिकारक के अणु। कितने हैं स्टूडेंट्स, आप नहीं जानते हो, आज के बाद जान लोगे। ये हैं 10 लाख प्रतिकारक के अणु। और कितने, तो 10 लाख हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, हमने भी सही लिखा, 10 लाख। एक एंजाइम का अणु सामने से आ रहे हैं प्रतिकारक के 10 लाख अणु, और 1 मिनट में काम उनका तमाम, सिर्फ 1 मिनट। याद रखिए, प्रति मिनट उत्प्रेरित करता है। इसका मतलब हुआ, इसको लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं कि एकमात्र एक एंजाइम का अणु प्रतिकारक के 10 लाख अणुओं को 1 मिनट में उत्प्रेरित कर सकता है। फिर दूसरे मिनट में और 10 लाख भेजिए, फिर दूसरे मिनट में और 10 लाख भेजिए। ये क्या दक्षता कम समझ रहे हैं आप अकेले, सामने से कितने, 10 लाख। सोच के देखो। तो आओ लिख देते हैं, एंजाइम का एक अणु प्रतिकारक के 10 लाख अणुओं को वही मात्र 1 मिनट, प्रति मिनट में उत्प्रेरित कर देता है। अब एक और आश्चर्यजनक बात आपको उत्प्रेरक के बारे में बता रहे हैं। यह जानिए कि एंजाइम क्या करता है कि अभिक्रिया की गति, एंजाइम तो उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया गति बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा, आपके अनुमान से कई गुना ज़्यादा, आपके अनुमान से कई गुना ज़्यादा। आप यह जान लीजिए कि एंजाइम जो होते हैं अभिक्रिया की गति को गति को 10 के पावर 20 गुना बढ़ा देते हैं, गुना तक बढ़ा देते हैं। आप देख रहे हैं ना। अब इससे और क्या दक्षता चाहिए, 10 के पावर 20 गुना। ये कितनी बड़ी राशि हो गई, इतना गुना बढ़ा सकता है एंजाइम जो अभिक्रिया है उसकी गति को, उसके वेग को।
ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो याद रखिएगा आप एंजाइम के बारे में कि मोस्ट हाईली इफिशिएंट हैं, इनकी दक्षता बहुत ही ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं कि एक अणु 10 लाख अणु को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं देख रहे हैं कि अभिक्रिया के वेग को कितना बढ़ा सकता है, तो 10 के पावर 20 गुना तक बढ़ा सकता है। इसको उतारिए, फिर हम लोग अगले देखते हैं टॉपिक। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग दूसरा अभिलक्षण, हाईली स्पेसिफिक नेचर, उच्च विशिष्ट प्रकृति। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ यह है कि जो एंजाइम होते हैं वो अत्यंत ही विशिष्ट नेचर के होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, उन्हें कुछ खास रिएक्शन में ही विशिष्टता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक एंजाइम एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, दूसरे अभिक्रिया में निष्क्रिय हो जाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक होते हैं। समान तौर पे बाकी चीज़ों में देखिए तो स्पेसिफिक हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हार्ट का, तो ऐसा नहीं कि दूसरे बुखार का भी दवा नहीं जानता है वो। उसी तरह से मान लीजिए कि मैं केमिस्ट्री का शिक्षक हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे फिजिक्स के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, मैथ बिल्कुल ही नहीं जानता, अन्य विषयों को नहीं जानता। लेकिन एंजाइम के साथ ऐसा नहीं है, ये हाईली स्पेसिफिक हैं, नॉट ओनली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को ही, समझ रहे हैं ना, उत्प्रेरित करेगा। दूसरे अभिक्रिया में क्या होगा? निष्क्रिय, कोई मतलब नहीं। दूसरे अभिक्रिया में निष्क्रिय हो जाता है। सीधा सा मतलब है कि एक एंजाइम विशिष्ट रूप से केवल एक ही अभिक्रिया में वो सक्रिय है, दूसरे अभिक्रिया में बिल्कुल वो क्या है, तो निष्क्रिय है। इसी को कहते हैं कि उसकी विशिष्टता है केवल खास अभिक्रिया के लिए। अब आइए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद है कि दूध जो होता है वो दही के रूप में बदल जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कौन से, तो लैक्टोबैसिली एंजाइम। ठीक है, मतलब दूध को दही में लैक्टोबैसिली एंजाइम बदल देगा। सिंपल सा बात है। और आप आराम से दूध भी पीजिए और दही भी खाइए, मजे लीजिए। लेकिन अब आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास पानी है, बिल्कुल दूध जैसा द्रव है, इसमें आपने लैक्टोबैसिली मिला दिया। सोचो स्टूडेंट्स क्या होगा? पानी में लैक्टोबैसिली मिला दिया, क्या होगा? अरे यार, अगर पानी को ये दही के रूप में बदल देता तो दही की तो दुनिया में कोई कमी नहीं रह जाती। यही तो इसकी विशिष्टता है। एक अभिक्रिया में ये क्या करेगा, एक्टिव है, दूसरे में बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा, दूसरे में किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, किसी तरह का कोई एक्टिविटी दिखने को नहीं मिलेगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास चीनी है, सुक्रोज है, C12H22, वो 11 एक्वस है, मतलब आपने इसमें पानी थोड़ा सा मिला रखा हुआ है। आप सबको पता है कि ये ग्लूकोज C6H12O6 और साथ ही साथ फ्रुक्टोज C6H12O6। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया है दोनों के अणुसूत्र समान जरूर हैं, लेकिन ये एक नहीं है। ये है ग्लूकोज मान लीजिए, तो ये फ्रुक्टोज हो गया ना। आप बता दीजिए कौन से यहाँ पर एंजाइम, ये जो है केन शुगर है या सुक्रोज है,
ये सुक्रोज को बदल देगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। हाँ बिल्कुल, अगर आप बोल पा रहे हो तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब समझा आपने। इन्वर्टिस कहते हैं इसको, इन्वर्टिस। अब ऐसा करते हैं, आपको पता है जो माल्टोज है, तो माल्टोज का भी तो सूत्र ही होता है ना, तो आइए सेम टू सेम चीज़ माल्टोज पे आप जमा के देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, ये है C12H22O11, फिर वही एक्वस पानी मिलाया आपने और यहाँ डाल दिया इन्वर्टिस हो गया। लेकिन इस बार ये केन शुगर नहीं, आपका सुक्रोज नहीं, क्या है तो माल्टोज है। अब बताइए कि माल्टोज में ये क्या करेगा, फिर नो रिएक्शन, कोई यहाँ एक्टिविटी नहीं, कोई सक्रियता नहीं, आपको लिखना होगा यहाँ पर नो रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ, इसको रिएक्शन पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, नो रिएक्शन कि एक, आप यही ना निष्कर्ष निकाल रहे हो कि एक एंजाइम एक अभिक्रिया में सक्रिय है, दूसरे में निष्क्रिय है। उतारो, अगले की बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इष्टतम ताप। इस टॉपिक को छोड़ते हैं, पहले सिंपल सा देखिए। हो सकता है कि कभी आपकी तबीयत खराब हो, आप डॉक्टर के पास गए हों और डॉक्टर ने आपके शरीर का बुखार मापा हो, मतलब टेम्परेचर मापा हो। आजकल तो बुखार एक बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा से बुखार उतना ज़्यादा महत्व का नहीं रहा है। तो आपको सोचना है, जो मैं कह रहा हूँ उस पर विचार करिए कि शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाए या कम हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 डिग्री का इधर उधर हो जाए तो आपको जानना होगा कि आपके शरीर में जितनी भी आपके शरीर को नॉर्मल रखने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन आपके शरीर में हो रहा है, वो सब के सब एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती हैं और एंजाइम एक खास टेम्परेचर पर ही एक्टिव होता है। अगर टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, तो अभिक्रिया धरी की धरी रह जाएगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपने खाना खाया, खाना पचाने वाला जो एंजाइम है आपके शरीर में इनएक्टिव हो गया, तो पता है आप एक टाइम जो खाना खाएंगे उसको पचने में बरसों समय लग सकता है, बरसों, जो कि 2-3 घंटे में काम हो जाता है। तो इस तरह से एंजाइम सक्रिय रहे, ये बहुत जरूरी है, और सक्रिय रहे इसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर का मेंटेन होना भी अत्यंत जरूरी है। तो आइए लिखते हैं स्टूडेंट्स, एंजाइम एक निश्चित ताप पर ही अधिकतम सक्रिय होते हैं। सक्रिय होते हैं, इस ताप को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। याद रखना है कि ऑप्टिमम ताप से अधिक या कम होने पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर से अधिक या कम होने पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। आपको यह जानना होगा कि एंजाइम जो होता है समान तौर पे 298 से 310 केल्विन पर सर्वोत्तम सक्रिय होते हैं। एंजाइम
याद रखना है स्टूडेंट, 298 से 310 केल्विन पर सर्वोत्तम सक्रिय होते हैं। अब जानते हैं जो मानव शरीर का जो ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो होता है कितना, तो 37 डिग्री सी, या अगर इसको हम लोग कह लें 310 केल्विन, लगभग 310.15 ऑलमोस्ट, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी कहा 298 से 310 केल्विन, और आपका शरीर का जो ताप कितना है, 310। इसका मतलब कि आपके शरीर का टेम्परेचर अगर 310 केल्विन तक है बना हुआ, तो एंजाइम बिल्कुल ही सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, माने आपके शरीर के सारी जो एक्टिविटी नॉर्मल है, जो शरीर में जो भी फंक्शन है वो सब नॉर्मल चल रहा है। जैसे टेम्परेचर अप हुआ या डाउन हुआ, एंजाइम अपना काम छोड़ देंगे, और एंजाइम जब बाबू अपना काम छोड़ देंगे ना, समझ लीजिए कि ये सिस्टम बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए टेम्परेचर 310 केल्विन मेंटेन करना होता है। वैसे 310.15 होता है, आप जानते होंगे। इसे आप नोट करिए, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, इष्टतम पीएच। पीएच मान जानते ही हैं आप। इस टॉपिक को समझने से पहले आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि आपके घर पे आपका कोई एक दोस्त आया, उसे खट्टा चीज़ बहुत पसंद है, और आपके आम के पेड़ लगे हुए हैं, पूरा आम भरा हुआ था। तो आपने क्या किया, उसको नाश्ता में आम, थोड़ा खट्टा आम खिलाया या अचार दिया, एक कटोरा। खाना के टाइम में एक कटोरा और अचार खिलाया। फिर शाम हुई, कहा कि यार चलो चाय पीते हैं, चाय के साथ एक कटोरा और अचार दिया। रात हुई, फिर अचार, फिर खट्टा। आप अपने मित्र को कितने दिनों तक उसको खट्टा पसंद है मान लीजिए, तो क्या लगता है आप खट्टा खिलाते रहेंगे? नहीं खिलाएंगे, वो खट्टा खा भी नहीं पाएगा इतना। लेकिन जब आपको पसंद है तो क्यों नहीं। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को दूसरा चीज़ मीठा पसंद है, तो केवल मीठा खा के रह लेगा कि नहीं? अगर किसी को तीता पसंद है, केवल तीता खा के रह लेगा कि नहीं? तो हमें चीज़ समझना होगा कि क्यों मैं केवल खट्टा चीज़ खा करके नहीं रह सकता, इसमें समस्या क्या है, ये जानना जरूरी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सजीव शरीर में जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है स्टूडेंट्स, वो सब एंजाइम उत्प्रेरित है। एंजाइम ही उसको कैटेलाइज कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है। एंजाइम ने अपना काम छोड़ा, काम तमाम हो गया, समझिए कि इंसान का या किसी भी जीव का, यहाँ तक किसी पेड़ पौधे की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो एंजाइम के साथ में पीएच का क्या रिलेशन है? तो एंजाइम एक खास पीएच मान पर ही सक्रिय होते हैं। उस पीएच से अप एंड डाउन पीएच हुआ बॉडी का, तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे। और एंजाइम निष्क्रिय होना मतलब आप काम समझ रहे हैं क्या हो। तो लिखेंगे कि एंजाइम एक खास पीएच के लिए ही सक्रिय होते हैं। खास पीएच मान के लिए क्या होंगे? सक्रिय होते हैं। इसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि क्यों आप खटाई खिला करके, आम खिला के अपने मित्र को नहीं रख सकते। तो खट्टा पदार्थ जितना ज़्यादा मान लीजिए आवश्यकता से ज़्यादा खाइएगा, तो आपके शरीर का जो पीएच है, आपका रक्त जो है अम्लीय होता जाएगा और पीएच मान घटता चला जाएगा।
रूल कहता है यहाँ पर कि एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय तब होते हैं जब pH का मान 5 से 7 के बीच हो। अब देखिए, pH वैल्यू 5 से 7 के बीच है तो एंजाइम सर्वोत्तम सक्रिय है। अगर pH का मान इससे आगे या पीछे हुआ, एंजाइम की सक्रियता घटी। एंजाइम की सक्रियता घटने का मतलब है, सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर के जो भी बायोलॉजिकल जो रिएक्शन हो रहे हैं वो नहीं होंगे, और नहीं होने का मतलब है, आप समझ रहे हैं ना, काम तमाम हो जाना। तो इस तरह से pH के मान, अगर आप खट्टा चीज़ खाते हैं, बहुत खाते जाते हैं, तो pH का वैल्यू घटता चला जाएगा। उसी तरह से आप कड़वा चीज़ खाते हैं, pH का मान बढ़ता चला जाएगा। तो इन दोनों, बढ़ जाने या घट जाने, इन दोनों ही परिस्थिति में आप जो होता है ये एंजाइम की उत्प्रेरित अभिक्रिया दोनों के लिए खतरनाक है, हानिकारक है। तो आप इसे नोट करें स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट, देखते हैं अगला टॉपिक है को एंजाइम एंड एक्टिवेटर्स। एक्चुअली एंजाइम की सक्रियता को भी बढ़ाने के लिए किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, और जो पदार्थ एंजाइम की सक्रियता बढ़ा दे उसको को एंजाइम कहते हैं। और आपको याद रखना होगा कि जो विटामिन्स होते हैं ना और प्रोटीन, वो को एंजाइम का कार्य करते हैं। तो लिखते हैं एंजाइम की सक्रियता कुछ पदार्थ बढ़ा देते हैं। उसे को एंजाइम कहते हैं। याद रहेगा ना स्टूडेंट्स, को एंजाइम माने जो एंजाइम की सक्रियता को क्या कर दे, बढ़ा दे। कौन से पदार्थ को एंजाइम के काम करते हैं, तो अप्रोटीन माने विटामिन। याद रखिएगा, अप्रोटीन मतलब विटामिन, और प्रोटीन, इसका मतलब आप जैसे विटामिन कह सकते हैं, जैसे विटामिन को एंजाइम का कार्य करते हैं। याद रखना है कि धातु आयन जैसे Na+, Mn++, CO++, Cu++, etc. ये क्या करते हैं, तो सक्रियक हैं, जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। ये सक्रियक का कार्य करते हैं। कार्य करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जिस तरह से इनहिबिटर्स होते हैं कैटलिस्ट के लिए ना, उसी तरह से इनहिबिटर्स एंजाइम के लिए भी होते हैं। मतलब जो एंजाइम की सक्रियता को क्या कर दे, घटा दे, जो डी एक्सलरेट कर दे, एंजाइम की सक्रियता बढ़ाने के बजाय घटा दे, वो इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये हो गए कुछ आपके एंजाइम के लिए अभिलक्षण। फिर हमारी और आपकी भेंट होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा। आपको कहीं पे कोई समस्या हो तो ज़रूर एक बार कमेंट करेंगे मुझे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।